सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 9th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन चुनावी राजनीति पर चल रहे थे। लेसन को हमने 2 पार्ट्स में और एक जनरल वीडियो के फॉर्म में हमने देखा। जनरल वीडियो जो था वो था चुनाव प्रक्रिया के ऊपर। तो ये जो है भाग आज का, वो भाग 4 है। अगर आपने वो तीनों पार्ट मिस कर दिए हैं देखने से, सिर्फ इसी को देखते हैं, तब भी आप लेसन को समझ पाएंगे। इस लेसन को हम क्विक रिवीजन का नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें हम जल्दी से रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे कि लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं और मेन उसकी जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, चुनावी राजनीति भाग क्विक रिवीजन। आज का जो भाग है वो है क्विक रिवीजन। अगर आपने पहला, दूसरा या तीसरा भाग नहीं देखा, लेकिन इसे ध्यान से देख लेते हैं तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। देखिए, जो सबसे पहला वो है मताधिकार। मताधिकार का क्या अर्थ है? जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के हैं, स्त्री पुरुष, और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। मेन चीज़ क्या है? 18 साल से मान लीजिए आप ऊपर हो गए, लेकिन आपने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया, तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपको मतदाता सूची में अपना नाम एंटर करवाना। तो जिनका नाम भी मतदाता सूची में है, वो जब भी इलेक्शन होंगे वोट डालेंगे और अपने मत का प्रयोग कर एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। अब हम देख लेते हैं मताधिकार का क्या महत्व है। देखिए, मताधिकार आपके हाथ में एक सशक्त माध्यम है। आप किसी भी सरकार को बदलना चाहते हैं तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप कोई बेनिफिट नहीं कर सकते। अगला देखते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या कहते हैं? कि जितने भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हैं, लेकिन वो पागल नहीं होने चाहिए और अपराधी नहीं होने चाहिए, तो उन्हें वोट डालने के राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार क्या कहता है? कि जितने भी व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वो लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की योग्यता निश्चित नहीं की गई है। भारत में तो चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो, वो भी चुनाव एज ए कैंडिडेट लड़ सकता है। अगला देखते हैं हम चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 1950 में की गई। इसका काम क्या है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। जितनी भी चुनाव की प्रक्रिया है उस सभी को पूरा करना इसका दायित्व है। आगे देखते हैं निर्वाचन सहभागिता। देखिए, निर्वाचन सहभागिता क्या होती है? कि किसी कैंडिडेट का चयन करने में आप में से कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचन सहभागिता। जब इलेक्शन वाला डे होता है शाम को 6 बजे, जितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला होता है वो टीवी पर दिखाया जाता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि 60% लोगों ने वोट डाला, तो निर्वाचन सहभागिता कितनी हुई? 60%। देखिए, हम ये मान लीजिए 100 वोट थे, 100 में से केवल 60 ही व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने आए वहाँ पर, तो सहभागिता कितनी हुई? 60%। चलिए आगे देखते हैं हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखिए, सबसे ज़रूरी है, मान लीजिए आप चुनाव करवा रहे हैं, उसमें धांधलेबाजी हो रही है, फिर वही पार्टी जीत के आ रही है,
तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे तो इलेक्शन ना ही हो, बिना मतलब का खर्चा ही है ये। तो जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब उसमें किसी की दखल अंदाजी ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो। चलिए आगे देखते हैं अब हम चुनाव प्रणाली के क्या दोष हैं। देखिए, जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसमें अनेक दोष पाए जाते हैं। लोग धर्म, जाति के आधार पर वोट की डिमांड करते हैं। कई बार इसमें आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। पैसों के बल पर कई लोग मतदाताओं पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। तो भारतीय चुनाव प्रणाली में बहुत से दोष हैं। और ये चलते हम चुनावी धांधलेबाजी क्या है। देखिए, चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा की गई गड़बड़ियाँ क्या है? चुनावी धांधलेबाजी। कई जगह वोटिंग मशीनें उठा ली जाती हैं, कैंडिडेट को डराया धमकाया जाता है, उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहा जाता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। तो इस तरह के जितने भी कार्य हैं वो चुनावी धांधली के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला, आरक्षित स्थान। आरक्षित स्थान क्या होता है? जो किसी विशेष जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, मतलब वहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति एज ए कैंडिडेट, उसी जाति का व्यक्ति एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आरक्षित स्थान। जैसे कि भारत में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये क्या, देखिए, भारत में जो चुनाव हैं वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। और पूरे भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 543। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या कहती है? मान लीजिए हम ये मानते हैं हमारे हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो मान लीजिए कुरुक्षेत्र की जो सीट है वहाँ से एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ कुरुक्षेत्र के लिए। अलग अलग पार्टियों के सदस्य खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक ही व्यक्ति। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही व्यक्ति होगा, मतलब एक ही व्यक्ति वहाँ से एज ए MP इलेक्टेड होगा, या MLA है तो वहाँ से जो निर्धारित क्षेत्र है एक ही MLA होगा। ये नहीं होगा कि एक ही जगह पे 2 MLA हों या 2 MP जीतें, ठीक है ना जी। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे देखते हैं भारत में चुनाव। देखिए, जो आम चुनाव हैं हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उससे समय से पहले भी चुनाव करवाना पड़ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें राजनीतिक प्रतियोगिता। देखिए, प्रतियोगिता सबसे ज़रूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए प्रतियोगिता ज़रूरी है। एक ही पार्टी होगी, हर बार वही जीतेगी तो वो तो तानाशाही बन जाएगी। तो इसलिए राजनीति में प्रतियोगिता ज़रूरी है। आगे देखते हैं मताधिकार का क्या महत्व है। देखिए, इससे हम अपना मर्जी का कैंडिडेट चुनाव कर सकते हैं। इसके द्वारा हम खुद को भी राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलता है, कि हमें इलेक्शन में वोट डालने गए, कैंपेनिंग कर रहे हैं किसी कैंडिडेट के लिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।